अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक 2.2.1 को पढ़ेंगे कि हीटिंग कर्व्स क्या होती हैं। तो देखिए हमारे पास पहले लिखा हुआ है कि हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स एज शोन इन द फिगर, दीज कर्व्स शो हाउ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स चेंजेस ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। कि फेज ट्रांजिशन में, ठीक है, हमारे पास किस तरह जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो तब्दील होती है, उनकी तब्दीली को कर्व्स के ज़रिए शो किया जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था फेज ट्रांजिशन क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर के स्टार्टिंग में लास्ट टॉपिक में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि फेज ट्रांजिशन मादे की हालत में तब्दीली का होना। जब भी कोई एक मादा एक हालत से दूसरी हालत में जाता है तो हम उसे बोलते हैं फेज ट्रांजिशन। जैसे सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, और गैस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर सॉलिड से गैस। जब भी कोई भी मादा अपनी हालत को तब्दील करता है, एक हालत से दूसरी हालत में जाता है, तो हम उसे कहते हैं फेज ट्रांजिशन। तो यहाँ पे उसी फेज ट्रांजिशन ही की बात की जा रही है। अब अगर हम लोग आगे देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर कि हीटिंग कर्व्स शो typically shows temperature change over a substance is heated. It consists of several distinct regions. अब कह रहे हैं कि जो हीटिंग कर्व होता है वो हमें ये जाहिर करता है कि किस तरह जो टेम्परेचर है वो वक्त के साथ साथ किसी भी सब्सटेंस का हीट अप होते हुए चेंज हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ, अब जो हीटिंग कर्व्स है उसके हमारे पास अलग अलग रीजन्स हैं। अब हम उसे देखते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है सॉलिड फेज ए टू बी। मतलब हम लोग जो बात करेंगे पहले वो इस ए से लेकर बी तक की, ये जो हमारे पास एक स्लांटेड लाइन आ रही है, हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेगमेंट ए टू बी द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेस एज इट एब्जॉर्ब्स हीट। अब हम मिसाल ले लेते हैं आइस की, ठीक है। हमने सॉलिड शेप में, यहाँ पे लिखा हुआ है एस स्टैंड्स फॉर सॉलिड, कि हमने एक सॉलिड लिया और वो सॉलिड हमारे पास क्या है, आइस है। जैसे ही हम आइस को हीट अप करते हैं तो वो क्या करता है, सॉलिड जो है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब बर्फ़ जो है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। अब जब हमारे पास जो बर्फ़ है जो सॉलिड हालत में मौजूद है, जब हम उसे हीट अप दे रहे हैं, उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, वो भी इंक्रीज़ करेगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पार्टिकल्स की, कि उनका टेम्परेचर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, कॉजिंग द पार्टिकल्स टू वाइब्रेट मोर विजोरसली। अब कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास जो आइस क्यूब है, जो सॉलिड है, वो हीट को गेन करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। ये जो हमारे पास स्लांटेड लाइन है ये यही शो कर रहा है कि हमारे पास जब सॉलिड स्टार्टिंग में गेन करता है हीट एनर्जी को, तो जो उसका टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये स्लांटेड लाइन हमारे पास यही शो कर रही है। सेकंड हमारे पास आ रहा है मेल्टिंग बी टू सी। द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज द सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड। कि जब, अब पहले हमारे पास सॉलिड था, अब सॉलिड ने मेल्ट होना स्टार्ट होना है किसमें, लिक्विड में। तो कहने के जो हमारे पास जब भी सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है लिक्विड में, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं करता। हेयर द एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होल्डिंग द सॉलिड टुगेदर rather than increasing kinetic energy. This is known as the latent heat of fusion. अब वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास सॉलिड की हालत में हो गया, ठीक है, सॉलिड में हमारे पास क्या हो रहा था कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा था, पार्टिकल्स जो थे उन्होंने सॉलिड के हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब हमारे पास पार्टिकल्स ने काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, जो हीट एनर्जी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो इसी एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ताकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी उसे ख़त्म कर सकें। हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। अब उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब उस अट्रैक्शन को कम करने के लिए उन्होंने जो अपने अंदर हीट को ऐड किया था, ठीक है, वो इस हीट के ज़रिए क्या करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिन्होंने फोर्स किया हुआ है उन्हें आपस में जुड़े रहने पे वो क्या करेगी, उसे तोड़ेंगे, उसके ऊपर काबू पा लेंगे, बजाय इसके कि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो, इंक्रीज़ हो।
तो दिस इज नाउन एज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम पीछे पढ़कर आए हैं कि जब भी कोई भी एक मादा एक हालत से दूसरी हालत में जाता है, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। पहले सॉलिड था, उसने टेम्परेचर को गेन कर लिया, लेकिन अब हमारे पास क्या हो रहा है, सॉलिड की हालत तब्दील हो रही है किसमें, लिक्विड में। तो जब भी हालत तब्दील हो रही होती है, टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब आगे देखें, लिखा हुआ है दिस इज ऑल्सो नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, एक बार यहाँ से भी देख लें। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज सिंपली द एनर्जी नीडेड टू मेल्ट अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। अब कह रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सिंपली हमारे पास क्या होता है, वो एनर्जी जो कि हमें चाहिए होती है जब भी कोई भी सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में जाता है और विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को चेंज किए बगैर, तो हम इसे क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। थर्ड वन लिखा हुआ है लिक्विड फेज, C to D। अब अगर हम ग्राफ को देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास C से D में, अभी हमारे पास लिक्विड फेज है। The temperature of the liquid increases as it continues to absorb heat. The kinetic energy of the particles increases, causing them to move more rapidly. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि पहले सॉलिड था, सॉलिड में टेम्परेचर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि जो बर्फ़ है वो टेम्परेचर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। अब जब बर्फ़ ने अपनी हालत तब्दील करना स्टार्ट की, तो उस वक्त उनका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। फिर जब सॉलिड जो है वो हमारे पास लिक्विड में आ गया, तो जो लिक्विड हमारे पास है, अब वो दोबारा से क्या करेगा, हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। जब लिक्विड अपने अंदर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो उसका टेम्परेचर है, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो जो उसके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जिनके दरमियान में थोड़ी बहुत ही स्पेस होती है, वो क्या करेंगे, मज़ीद तेज़ी से हरकत करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आया हुआ है बॉइलिंग, D to E। द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज द लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस। अब कह रहे हैं कि जो हमारे पास टेम्परेचर है ना, वो मुसलसल कांस्टेंट रहता है जब भी कोई भी लिक्विड गैस में तब्दील होता है। मैं बात पहले बता चुकी हूँ कि हमने अभी पढ़ा कि जैसे ही अब सॉलिड है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर लिक्विड है सिंपल, तब भी टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, अगर गैस है तो तब भी टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जब एक मादा दूसरी एक हालत से दूसरी हालत में जा रहा होगा, तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब पहले सॉलिड था, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, जब हमारे पास सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए आया, तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। फिर जब लिक्विड है, उसने क्या किया है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, जब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज टेम्परेचर हम लोगों को इस स्लांटेड लाइन से नज़र आ रहा है। अब लिक्विड जो है उसने कन्वर्ट होना है आगे से गैस की फेस में। अब लिक्विड ने जब गैस की फेस में कन्वर्ट होना है, तो उसकी हालत बदल रही है ना, कि जो लिक्विड है वो गैस की हालत में जा रहा है। तो इस वक्त जब हमारे पास ये तक चेंजेस हो रही होती हैं, इस वक्त हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा, मुसलसल कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जब हमारे पास लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वो एनर्जी जो कि लिक्विड ने पहले गेन की हुई थी, हीट एनर्जी, वो काबू पाएगी उन फोर्स पे जो कि उनके दरमियान में एग्जिस्ट कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का वर्ड ऊपर भी आया था। अगर आप लोग देखें, इंटर का मतलब होता है दरमियान में, और मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब कह रहे हैं कि जब हमारे पास बॉइलिंग का स्टेप आएगा, जब हमारे पास जो पानी है वो बॉयल होना शुरू होगा, तो उस वक्त हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। वो हीट एनर्जी मज़ीद गेन नहीं करता। जो लिक्विड ने पहले से हीट एनर्जी को गेन किया हुआ होता है, वो उसी को इस्तेमाल करके अपने दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको कम करते हैं। अब देख लें एक बार कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज सिंपली द एनर्जी नीडेड। अब वेपराइजेशन की हीट कौन सी है, लेटेंट हीट वाली, कि जिसमें हमारे पास एनर्जी ज़रूरत होती है किसी भी लिक्विड को बॉयल करके गैस में कन्वर्ट करने के लिए, बगैर उसके टेम्परेचर को चेंज किए। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लास्ट वन हमारे पास लिखा हुआ है गैस फेज E ऑनवर्ड। अब लिखा हुआ है सेगमेंट E ऑनवर्ड द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज एज इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज, कॉजिंग देम टू मूव इवन मोर रैपिडली।
अब क्या हुआ कि जब हमारे पास लिक्विड ने अपनी हालत को तब्दील करना शुरू किया लिक्विड से गैस में, अब जब हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स गैस में तब्दील हो गए तो अब जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो दोबारा से हीट एनर्जी को गेन करेंगे। जब वो हीट एनर्जी को गेन करेंगे तो उनका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो दोबारा से तेज़ी से हरकत करना शुरू करेंगे। और यही हमारे पास क्या शो कर रहा है, हीटिंग कर्व का ग्राफ ये सारी बातें शो कर रहा है। एक बार हल्का सा अगर मैं आपको इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दूं तो हमारे पास क्या है कि पहले हमारे पास सॉलिड की हालत में था वो, जब वो सॉलिड की हालत में था टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा था। जब सॉलिड ने अपनी हालत तब्दील करना शुरू की लिक्विड ने, टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। फिर जब हमारे पास तब्दील हो गया तब लिक्विड ने दोबारा से क्या किया है कि हीट एनर्जी को गेन करना शुरू कर दिया। फिर जब लिक्विड से गैस की फेस में कन्वर्ट होने की बारी है, जिसे हम लोग बॉइलिंग भी कहते हैं, तब हमारे पास टेम्परेचर क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। और फिर जब हमारे पास गैस में कन्वर्ट हो गया तो गैस जो है वो दोबारा से क्या करेंगे, गैस के पार्टिकल्स हीट एनर्जी को गेन करना शुरू करेंगे। सॉलिड लिक्विड गैस जो है जब वो हीट एनर्जी को गेन करते हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, लेकिन जब वो एक हालत से दूसरी हालत में जा रहे होते हैं तो जो उनका टेम्परेचर है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ तक हमारे पास हीटिंग कर्व का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।